है गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो पहले बात करते हैं फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन का हिंदी होता है गुणनखंड। ठीक है, जैसा कि नाम से ही हिंदी में बड़ा चीज़ें आसान हो जाती हैं, थोड़ी समझने में दिक्कत नहीं होती। गुणनखंड, गुणन का मतलब, इसको दो भागों में इस सेंटेंस को हम लोग तोड़ देते हैं। गुणन का मतलब हो जाता है हमारा गुणा, और खंड का मतलब हो जाता है हमारा टुकड़े। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के ऐसे टुकड़े करिए जिनका गुणा करने पर फिर वही एक्चुअल चीज़ हमें प्राप्त हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि उस चीज़ का वो फैक्टराइजेशन हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 10 करते हैं तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप क्या होगा, 2 × 5 होगा। देखिए, दो चीज़ों का गुणा करें, ठीक, और ये एक्चुअल चीज़ हमें मिल जाए, तो ये हमारा होता है फैक्टराइजेशन। मतलब किसी चीज़ को ऐसे टुकड़ों में बांटिए जिन टुकड़ों का गुणा करने पर हमें जिस चीज़ को बांटे हैं वो प्राप्त हो जाए। जैसे हमने 10 को दो टुकड़ों में बांट दिया, 2 और 5 में, और अगर 2 और 5 का गुणा करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग बांट देते हैं 16 को, तो ये कितने भागों में बट जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, ये 4 भागों में बट गया। अब इन 4 भागों का आपस में अगर गुणा कर दे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो फिर हमें एक्चुअल चीज़ क्या प्राप्त हो जाती है। तो यही है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन हमने समझ लिया, अब समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ रखा है, और मैं आपके याद के लिए बता दूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। ऐसी कोई सी भी पॉलिनोमियल, ऐसा कोई बहुपद जिसका डिग्री, जिसका घात क्या हो, 2 हो, जिसकी सबसे बड़ी घात, पूरे पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी घात को हम लोग पॉलिनोमियल की घात बोलते थे, आप पॉलिनोमियल की डिग्री बोल देते हैं। तो वो सबसे बड़ी घात जो हो वो 2 हो अगर, तो हम लोग बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 5x² + 13x + 1, ये इक्वेशन जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर 10x² + 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसको इक्वेशन बनाते हैं, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक सीमित नहीं रहना। देखिए, इसमें सबसे बड़ी पावर हमारी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद को हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है। देखिए, द्विघात बहुपद, बहुपद क्या हमने ये पढ़ रखा है, जिसकी चर पॉजिटिव इंटीजर हो और जिसके कांस्टेंट कभी 0 ना हो, वो बहुपद होता है। तो ये बहुपद है। अब इस बहुपद को इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे, तो इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम लोग =2 का साइन लगाते हैं और इसको 0 के बराबर लिख देते हैं। इसका मतलब किसी भी चीज़ का अगर दूसरी चीज़ से कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरिजन ही उसका इक्वेशन कहलाता है। मतलब किसी भी साइन लगा कर इक्वेशन को बना दीजिए। जैसे ये यहाँ पर इक्वेशन बना है, मैं यहाँ पे ऐसे इक्वेशन बना सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे अगर कंपैरिजन किया जाए तो उस कंपैरिजन को हम लोग इक्वेशन बोल देते हैं। चलिए, अब हमने इस पूरे का मतलब समझ लिया। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब फैक्टराइजेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हमने ये पूरा समझ लिया। अब चलते हैं कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इस तरह के, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड जो रूप होता है वो ऐसा होता है, ax² + bx + c = 0। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी सा भी रूप होगा वो आपको इस फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, ax² + bx + cx, जहाँ a, b और c कांस्टेंट टर्म्स हैं, x वेरिएबल है, और इस x को वेरिएबल होने के चलते हम लोग इस पॉलिनोमियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, px = ax² + bx + c। ठीक है, ऐसे। अगर इसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही वेरिएबल वाला है, मतलब जिसमें एक वेरिएबल पाया जाए, तो हम लोग इसको px यानी बराबर लिख सकते हैं। यहीं अगर x के जगह पे बदल के हम लोग y कर देते हैं, तो ये यहाँ भी x चेंज हो जाएगा, करके y हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ जो ब्रैकेट में लिखते हैं वही वेरिएबल हमारे पूरे पॉलिनोमियल में चलता रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और लिखने में इसे लिखने के बाद सवाल लगाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। कैसे आसानी होती है मैं आपको चल के आगे बताता हूँ। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं इसके फैक्टराइज करने के
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के रूल्स, किन किन रूल्स से फैक्टराइज हो सकता है। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार रूल बताऊंगा, जिसमें से दो आपको काम है और दो लुप्त हो गए हैं, मतलब दो पहले की किताबों में थे, अब नहीं रहे हैं। उन दो को भी हम लोग सीखेंगे, उनकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन पढ़ाई सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं, ज्ञान के लिए भी की जाती है। मैं उन दोनों को थोड़ा सा ऊपरी एक्सप्लेन कर दूंगा। और बाकी जो है दो, फैक्टर थ्योरम और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये आपके एनसीईआरटी में है और ये एग्जाम में जरूर आता है। तो मैं फैक्टर थ्योरम और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को पूरा बताऊंगा। और उसके बाद हमारा दो बच जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर मेकिंग एंड श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इन दो को मैं आपको बस जानकारी के लिए बता दूंगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम, जैसा कि नाम से क्लियर है, फैक्टर थ्योरम में फैक्टर करेंगे हम लोग। फैक्टर थ्योरम को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय, इस थ्योरम को हमने पढ़ रखा है। पहले तो हम फैक्टर थ्योरम के अनुसार करते हैं। देखिए, फैक्टर थ्योरम से जरूरी नहीं है कि सारे सवाल लगे जाएं, कुछ सवाल फैक्टर थ्योरम से नहीं लगते हैं और जो नहीं लगते हैं उन्हें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम होता क्या है। फैक्टर थ्योरम मैंने पहले भी बता दिया है, फिर एक बार आपको बता देता हूँ। फैक्टर थ्योरम को समझने के लिए हमें दो तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए, पहले हम लोग, जिसमें पहली चीज़ क्या है हमारी, पहली चीज़ है कोई भी पॉलिनोमियल है, एनी पॉलिनोमियल हम लोग एज्यूम कर लिए। एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम है px, कहानी बनाता है, चलिए ठीक है। फिर दूसरा, ये साइन ठीक नहीं है, ये वाला। दूसरा हमें क्या है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो n है, मतलब डिग्री यानी पॉलिनोमियल, पूरे पॉलिनोमियल को जो सबसे बड़ी पावर रहती है उसमें जब जो सबसे बड़ी घात रहती है उसे बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो डिग्री मानी हमने n, और वो n क्या है, या तो 1 से बड़ा है या तो बराबर है। इसका साइन, इस साइन का बीच में जो आपको साइन दिख रहा है, ये या तो बड़ा या तो बराबर, ठीक है। इससे छोटा नहीं हो सकता है डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का, क्योंकि अगर डिग्री 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। और एक रियल नंबर एज्यूम करते हैं हम लोग, रियल नंबर, जिस बेचारे का नाम है ए, ठीक है। ये तीन चीजें हमें अपने जहन में बैठा लेनी है फैक्टर थ्योरम को समझने के लिए। एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम है px, जिसकी पावर है n, और वो n क्या है, वो n या तो 1 के बराबर हो सकती है या फिर 1 से बड़ी होगी। और उसके बाद हमें एक रियल नंबर मिल गया a। रियल नंबर का मतलब ये है कि शुरू से जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, सारे नंबर्स को मिलाकर जो हमारा बनता है वो है रियल नंबर। तो a एक रियल नंबर है। अब देखिए, इसमें एक लोचा होता है, ये पॉलिनोमियल px है, ठीक है। कोई सा भी पॉलिनोमियल, px की जगह पे कोई सा भी पॉलिनोमियल हो, तो अगर हम लोग यहाँ p की जगह पे, x के जगह पे a रखें, तो यानी कि यहाँ सब में a हो गया है। और अगर हम लोग बोले p a इज इक्वल टू 0 है, तो x माइनस a विल बी a factor of px। कैसे हुआ, नहीं समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल से इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल को क्या, हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम लोग, px इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब क्या करते हैं, अब जो हमारा पहले ये देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 1 से बड़ी है या छोटी है। चलिए, तो डिग्री वही इसकी 1 है, तो 1 के बराबर है। सबसे बड़ी पॉलिनोमियल में डिग्री 1 ही है, ठीक है। चलिए, एक डिग्री हमने देख ली। उसके बाद पॉलिनोमियल px है, इसका नाम भी px है। रियल नंबर देखे हमें a। अब इस रियल नंबर a को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म को पकड़ना है 4 को, और 4 के फैक्टर्स ज्ञात कर लेने हैं। फैक्टर कैसे ज्ञात करना है, जो भी संख्या इसको काट रही है, जो भी संख्या इसका फैक्टर कर दे रही है, उन संख्याओं को लिख लेना है। जैसे -1,
और 1, -2 और 2, -4 और 4। इन संख्याओं के बाद दुनिया में कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं बना है जो इस 4 को काट सके। ठीक है, यही 1 2 3 4 5 6 6 संख्याएं हैं। अब इन 6 संख्याओं में हमें उस ए को खोजना है। ए को कैसे खोजेंगे? तो भाई देखिए, पी यहाँ पे ए है तो हमें क्या लगाना था? पी ए लिखना था। ठीक है, ये -4 है तो देखिए 1 लिख के पहले -1 लिखते हैं। ए कितना है हमारा? -1। पहले -1 लिख के देखते हैं। 2 -1 -4, 2 का -1 में गुणा करेंगे -2 और ये 4। भाई इसका मान तो हमारा 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो चलिए अब 2 के जगह पे, यहाँ पे 1 के जगह पे -2 रख देते हैं। तो -2 और -2 और +2 कितना हो जाएगा? -4, -4 और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा। ठीक है, -2 से भी नहीं आया तो चलिए +2 रख के देखते हैं। यहाँ पे 2 2 -4, 2 2 4 -4। ठीक है, ये 0, यानी कि यहाँ पे +2, अगर x के जगह पे हम लोग +2 रख दे रहे हैं तो हमारे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि P2 = 0, इसलिए क्या x - 2 will be a factor of px। ठीक है, x - 2 will be a factor of px। when P2 = 0, then x - 2 will be a factor of px। ये तो हमने सॉल्यूशन निकालने और रूट निकालने के फॉर्मूले में भी देख ही रखा था कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम को बहुत अच्छे से समझ रखा था हमने, बस रिवाइज करने के लिए आपको बता दिया है। तो चलिए अब फैक्टर थ्योरम से एक दो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया है, जिस एग्जाम्पल को हम लोग ये बोलते हैं 2x² + 7x + 3। इसको हम लोग फैक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या करते हैं? फैक्टराइज करके देखते हैं कि फैक्टराइज होता है या नहीं। देखिए, मोस्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स डज नॉट फैक्टराइज विथ आवर फैक्टर थ्योरम। मतलब फैक्टर थ्योरम के साथ लगभग बहुत अधिक जो हमारे बहुपद होते हैं वो फैक्टराइज नहीं हो पाते हैं। तो फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फैक्टराइज तभी करें जब ऊपर हेडिंग में लिखा हो फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम, वरना अगर ना लिखा हो तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये आपके चैप्टर में सबसे अहम रोल निभाता है और सबसे इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही क्वेश्चन पूछते हैं। ना फैक्टर थ्योरम यूज होता है, ना कंप्लीट स्क्वायर मेकिंग यूज होता है, और ना ही श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज होता है। इसलिए हम लोग इसे डीपली नहीं पढ़ेंगे। एक सॉल्यूशन ले लिया आपने, फैक्टर थ्योरम बढ़िया समझ लिया, बस बहुत है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को समझेंगे। पहले इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसको फैक्टराइज करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? पहले स्टेप देखिए। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कैसे बना? हमने इसको 0 के साथ कंपेयर कर दिया, बीच में एक =2 का साइन लगा के, और px मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है? x है, तो हमने px के बराबर इस पॉलिनोमियल को रख दिया। यानी कि जहाँ जहाँ अगर इस पॉलिनोमियल को लिखने की जरूरत होगी वहाँ वहाँ हम लोग px लिख सकते हैं। भाई चलो अब हम लोग देखते हैं कि हमने फैक्टर थ्योरम में जो एक रियल नंबर पढ़ा था उस रियल नंबर को खोजते हैं। तो वो रियल नंबर हमारा क्या मिल जाता है? 3 मिल जाता है। 3। अब 3 को देखो, 3 किससे कटेगा? -1 और +1, -3 और +3, इन्हीं दोनों से कटेगा। -1 लगाएंगे तो नहीं आ पाएगा शायद। -1 का स्क्वायर 2 5। हाँ ठीक है, -1 पहले ही -1 हम लगा दें तो पहले ही बार में हमें अपना सॉल्यूशन मिल जाता है। चलिए देखते कैसे मिलता है। x के जगह पे हम लोग -1 रखते हैं। 2 -1 का स्क्वायर +7 -1 +3। ठीक है, इस 0 को लिखते रहिए आप। यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 7 का
माइनस वन, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये 7, ये +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 7। इसका मतलब कि 5 माइनस 7 करेंगे तो -2 आएगा। इसका मतलब कि p-1 एक 0 नहीं है, तो 0 कौन सा होगा, डायरेक्ट हम -3 को लगा देते हैं, तो क्योंकि +1 तो होगा नहीं, क्योंकि सारे प्लस 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 हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग -1 को लगा देते हैं, -3 को लगा देते हैं। 2, ये -3 का स्क्वायर +7, ये -3 और ये +3। ठीक है, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 9, ये +3, 9 दूनी 18 -21 +3, ये 18 और 3 को जोड़ेंगे तो 21, 21 - 21, 21 से अगर माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। p-1 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने p-3, यहाँ पे हमने 3 माना है तो p-3, यानी कि p-1 अगर एक 0 है तो p+1 क्या तो x+3 क्या होगा हमारा, उसका एक फैक्टर होगा, जिसे यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि p-3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3, इसलिए x+3 विल बी अ फैक्टर ऑफ px। अब एक फैक्टर हमें मिल गया, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें इसके 2 फैक्टर ज्ञात करने पड़ेंगे। तो दूसरा फैक्टर अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करिए, x+3 से इसको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, x+3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद जो आपको मिलेगा वो हमारा दूसरा फैक्टर होगा। देखिए हमने यह फैक्टर थ्योरम समझ लिया कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है समझते हैं हम लोग पढ़ते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मध्य पदों को बांटना। पदों का मतलब होता है कि जो पॉलिनोमियल को अगर हम लोग प्लस या माइनस से अलग अलग कर दें, 3-4 टुकड़ों में बांट दें, तो जो भी प्लस और माइनस से अलग अलग हुए टुकड़े रहेंगे हमारे, वो पद कहलाते हैं, या फिर इंग्लिश में टर्म कहलाता है। अब मध्य पद क्या होगा भाई, तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैं ये 3 उंगली लूँ तो इन दोनों के बीच की उंगली को मैं पूछूं तो आप बोलेंगे हाँ भाई यही बीच की उंगली, या फिर मैं 5 हाथ ले लूँ तो बोलते हैं कि यही मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर। तो ये मिडिल टर्म क्या होगा, 3 के बीच वाला जो है मिडिल टर्म होगा। अब मिडिल टर्म को हमें बांटना है। बांटना ऐसे नहीं है कि काट दे या फिर किसी को 7 किसी को दे दे, x किसी को दे दे, या फिर इसको डिवाइड कर दे। हमें बांटना है या तो प्लस करके या तो माइनस करके। चलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को अगर हम लोग स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से समझेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल पे लाया, यानी आपके क्वेश्चन पे लाया, आपके एक्सरसाइज पे लाया। एक्सरसाइज है हमारा 2.4 और क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर है 3 और उसमें के ये पार्ट्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है और इसमें का ये पार्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन। अब इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। फैक्टर थ्योरम से सारे फैक्टराइज नहीं होते, और हमें बोला भी नहीं है कि फैक्टर थ्योरम से हमें करना है। ठीक है, तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। कैसे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके कांस्टेंट टर्म्स को, जो कि 2, 7, 1 है, तो पहला कांस्टेंट टर्म और दूसरा कांस्टेंट टर्म, इसको मल्टीप्लाई करना है। याद रखिए कि पहला कांस्टेंट टर्म यह होगा कि जिसपे 2 हो, जिसकी पावर 2 हो। अगर ऐसे कहीं छिटाया हुआ है ये वाला, ऐसे अगर कहीं आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो सबसे पहले आप लोग इसको क्या करेंगे, जिसपे जो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है उसको पहले लिखते हैं, फिर उससे कम वाली को, और फिर जिसपे नहीं है। ऐसे हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का कुछ होता है। तो हमें भाई जो बताया गया है, हमें जो राह दिखाया गया है, हमें उसी पे चलना है। तो पहले किसी भी उल्टे पुल्टे पॉलिनोमियल को हम लोग सीधा कर लेते हैं। एक
क्रम में कर लेते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, उसी क्रम में अवरोही क्रम या फिर आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, घटते क्रम, कोई भी क्रम में हम लोग कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसमें हम लोग सिर्फ ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इसमें हमारा क्या है 2 है और सी क्या है 1 है, तो ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या क्या आता है, हम लोग साइड में लिख लेते हैं 2 आता है, ठीक है। इतना लिख लिया। ए और सी को मल्टीप्लाई करने में हमारा क्या आता है 2 आता है। 2 तो बस थोड़ा समझाने में आपको समय लग रहा है, जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन आएगा। अब चलिए 2 आ गया, अब इसको ऐसे लिखते हैं 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कि जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है उससे पहले प्लस या माइनस है, भाई प्लस है सबको पता है, तो प्लस है तो यहाँ पे बीच में जो साइन लगाएंगे वो प्लस लगाना है। मैं कुछ करने जा रहा हूँ, ये जो 7 है 7, इसको ऐसे टुकड़ों में बांटना है जिसको अगर जोड़ दिया जाए तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए हमारा 2 आ जाए। ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ये 12x स्क्वायर है हमारा, पहले हमारा ये 12x स्क्वायर है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर भी 12 हो जाएगा क्योंकि 12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हुआ। तो 12 को कैसे 7 को कैसे बांटे, तो मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो भाई सिंपल सा तरीका है, 12 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे 2 6 2 3 3 1, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 -4 प्लस 3 x है तो x और वो +1, ठीक है। ये माइनस और प्लस का खेल आपको समझना है। अगर यहाँ पे प्लस रहे, यहाँ पे प्लस रहे तो समझ जाइए कि जोड़ने पर ये वाला आएगा, और अगर यहाँ पे माइनस रहे तो समझ जाइए कि घटाने पर ये वाला आएगा। अब मैं अगर ये करता कि 4x + 3x को कर देता तो वो +7 हो जाता, लेकिन हमें क्या लाना है -7 लाना है। सॉरी यहाँ पे भी -7 -3x रहेगा, क्योंकि अगर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 प्लस में और माइनस को जोड़ दिया जाए तो 7 माइनस में। तो ऐसे हम लोगों को पूरा बिठा लेना है। पहले इसको फैक्टराइज जब आप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि क्या क्या हमें मल्टीप्लाई करना है। अब चलिए अब कुछ कॉमन लेते हैं, यहाँ में x है 4 है और 12 है, 4 3 जा 12, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे। आपने कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ में से आप अगर कुछ कॉमन ले रहे हैं तो उसी संख्या से उसको डिवाइड करना है। यानी आप अगर 4x से इसको डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा 3x - 1 हो जाएगा। इसे हम लोग मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए अब यहाँ पे क्या -3 कॉमन लेना है, -3 कॉमन लिए, इसका मतलब इसमें डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करेंगे तो ये x क्या -3 कॉमन नहीं लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन इसलिए लेंगे क्योंकि -3 से 1 नहीं कटेगा, ठीक है। 1 कॉमन ले लिए तो 3x - 1, ये माइनस और माइनस, अगर ब्रैकेट जब बंद होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, अगर माइनस रहे तो प्लस हो जाता है, प्लस रहता है माइनस हो जाता है, और अगर ब्रैकेट खुले तो ये जुड़ के प्लस हो जाएंगे, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। अब देखिए 4x - 1 को इधर लिख लेंगे, 3x - 1 को इधर लिख लेंगे। अब ये हमारा हो चुका है फैक्टराइज और यही है आपका आंसर, ठीक है। यह तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको धड़ल्ले से लगाते हैं हम लोग। 3 2 जा 6 हमें मिल गया। अब डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं 2x² + 6। अब 6 को ऐसे फैक्टर्स कीजिए जिनको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो 7 प्राप्त हो। तो कैसे करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 1 जा कितना होता है 6, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ गया, और 6 और 1 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो भाई 6x + 1x + 3 इतना हमें मिल गया। अब x को कॉमन 2x को कॉमन लेते हैं भाई, तो x + 3, और यहाँ पे 1 को कॉमन ले लेते हैं x + 3। अब यहाँ से 2x + 1 आ गया और x + 3 आ गया, ठीक है। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत लोगों का आंसर ऐसे आता है x + 3 और 2x + 1, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपने क्रम विनिमय नियम पढ़ा होगा, ठीक है।
तो उसके अनुसार अगर मल्टीप्लाई 3 एंड 2 का मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आएगा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आएगा। तो ये वाला आपका फैक्टर पहले रहे या ये वाला फैक्टर पहले रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके दोनों आंसर्स बिल्कुल सही हैं। हमने तो क्वेश्चन बातों बातों में ही सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे और चौथे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे और चौथे क्वेश्चन को जल्दी से फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 36 के क्या कर लेने हैं, फैक्टर्स कर लेने हैं। 36 का फैक्टर कैसे होंगे, 2 18 2 9 3 3 एंड 3 1, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। यहाँ से हम लोग ले लेंगे 3 3 जा 6, नो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, मतलब 9 और 5, ये दोनों संख्या हमें मिली है। क्या 9 में से 5 को 9 और 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, मतलब 9 और 4 दो संख्या मिली है। क्या 9 और 4 को जोड़ा या घटा के 5 लाया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, ऐसे। देखिए कुछ लिखा नहीं है मैंने सिर्फ इसी को एक्सपेंड किया। देखिए अगर 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर उतार दिया है, 5x को बस थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दिया है। 9x में से 4x को अगर घटाएंगे तो आपको 5x मिल जाएगा। वही बात है, लिखा मैंने बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले, 6 और 9 में क्या कॉमन है भाई, तो 3 कॉमन है, ठीक है। और x और x स्क्वायर और x में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है। 3x से 6x स्क्वायर में भाग देंगे तो 2x, और 3x से 9 भाग देंगे तो 3 आएगा। माइनस यहाँ पे 2 से अगर 2 से भाग दें तो इन 4 और 6 में 2 कॉमन है, और x को कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि x अकेला है, ठीक है। 2 से इसमें भाग देंगे तो 2x, और ये माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, और 2x प्लस 3, ठीक है। 3x माइनस 2, 2x प्लस 3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब वैसे इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 3 12, 12 का फैक्टर करते हैं 2 6 2 3 3 1, 1 3 2 जा 6, एक 2, हमें क्या फाइंड करना है, 2 फाइंड करना है भाई। तो मिल सकता है हमें, सिंपल सा, 1 2 दूनी 4 और 4 कहीं 12, ये तो आ गया। और 4 में से 3 को कटा देंगे तो माइनस x, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, इसमें से x को कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 4, और इसमें प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 4, ठीक है। x प्लस 1 बाहर आ गया और 3x माइनस 4 बाहर चला गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे 3 घात वाले इक्वेशन को जिसकी पावर 3 होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम लोग तृतीय क्या बोलते हैं, ये द्विघात समीकरण है। अब त्रिघात समीकरण को हम लोग हल करेंगे, ठीक है।